नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत दिनों से ऐसा मेरे मन में चल रहा था कि मैं आपको इस विषय पर जानकारी दूँ, जिस पर मैं स्वयं प्रारंभिक तौर पर दुविधा में रहता था। और ऐसा विषय है कि सामान्य लिटिगेंट ही नहीं, अपितु अधिवक्ता भी काफ़ी प्रैक्टिस के बाद भी क्षेत्राधिकार के बारे में कौन-सा मामला कहाँ दायर किया जाना चाहिए, इस मामले में दुविधा में रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस न्यायालय में मामला दायर किया जाए, कौन-सा न्यायालय किस मामले को सुनने के लिए सक्षम है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ न्यायालयों के प्रकार, जैसा कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य आदमी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा और शिक्षित हो, किंतु वह न्यायालयों के प्रकार और उनके क्षेत्राधिकार के बारे में नहीं समझता है। तो मित्रों, जैसा कि आप भी सुनते होंगे कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सामान्यतः ये सभी जानते हैं, परंतु स्थानीय स्तर पर तहसील न्यायालय को भी लोग न्यायालय मानते हैं, और इसके बाद सिविल न्यायालय और जिला न्यायालय। तो इनके अतिरिक्त भी और भी न्यायालयों के प्रकार हैं, जिनको ट्रिब्यूनल का दर्जा देके अर्ध न्यायिक कार्य करने के लिए शासन ने नियम कानून बना के उनको सक्षम बनाया है, ताकि विभिन्न वैरायटी के मामले अलग अलग ट्रिब्यूनल के माध्यम से शीघ्र उन मामलों का निष्पादन और डिस्पोजल हो सके। जैसे कि लेबर के मैटर में लेबर कोर्ट, केंद्रीय लेबर कोर्ट, CGIT बोलते हैं, और उनके नीचे स्तर पर लेबर कमिश्नर होता है, जो समझौता अधिकारी का काम करता है। रेवेन्यू कोर्ट आप जानते ही हैं। इसके अलावा फिर फाइनेंस मामले में रिकवरी ट्रिब्यूनल होते हैं। स्टेट में जो सर्विस मैटर थे, पहले स्टेट ट्रिब्यूनल होता था, आजकल स्टेट ट्रिब्यूनल सरकार ने बंद कर दिया है, इसलिए सर्विस के मामले सीधे उच्च न्यायालय में आते हैं। और केंद्रीय न्यायाधिकरण है ही, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों को नोटिफाई करके सरकार ने ट्रिब्यूनल को सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया है। और जहाँ भी किसी को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, वहाँ उच्च न्यायालय सीधा सुनवाई करता है। जैसे सेना के मामले में सीधा हाई कोर्ट को क्षेत्राधिकार था, इसके बाद शासन ने ट्रिब्यूनल बना दिया है, तो सेना न्यायाधिकरण में मामले जाते हैं, इसके बाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उन मामलों की सुनवाई होती है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी थी वो ये है कि मामले के प्रकार, मामले कितने प्रकार के हैं और उनके अनुसार सुनवाई के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है। तो सिविल और क्रिमिनल मामले सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र में, स्थानीय स्तर में लोग रेवेन्यू को भी एक अलग कैटेगरी मानते हैं। तो रेवेन्यू भी कैटेगरी है, परंतु उसकी लिमिटेशन क्या है, रेवेन्यू तक ही है। स्थानीय स्तर पर ज़मीन जायदाद के मामले जहाँ रेवेन्यू का विषय इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर रेवेन्यू कोर्टें सक्षम होती हैं। तहसीलदार, SDM और कलेक्टर के न्यायालय, वहाँ पर रेवेन्यू विषयक मामले के लिए इसमें केवल रेवेन्यू का क्वेश्चन ही डिसाइड होता है। और चूँकि वो प्रशासनिक व्यवस्था का तंत्र है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो वो CRPC के अंतर्गत शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भी उनको कुछ क्षेत्राधिकार है। यदि कहीं उनको ऐसी आशंका होती है कि शांति भंग होने की असंभावना है, तो ऐसी स्तर पर वो निरोधक कार्य करती है 107-16। और कोई ऐसा खतरा उत्पन्न होना है जहाँ जल, सरिता, कोई वृक्ष जहरीला ऐसा है, कोई भवन गिरने वाला है, जहाँ कोई जनधन हानि होने वाली है, ऐसी स्थिति में वो पुरानी जो CRPC है उसके अनुसार 145 की कार्रवाई वो करते थे। तो ऐसा ये रेवेन्यू अथॉरिटी को अधिकार है। इसके बाद सिविल और क्रिमिनल का जहाँ विषय आता है, जब कोई अपराध कारित होता है, तो क्रिमिनल कोर्ट उसके लिए सक्षम होती हैं, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश न्यायिक दृष्टि से उनके उनका अधिकार एक बराबर है। प्रशासनिक दृष्टि से सत्र न्यायाधीश जो है उनका प्रमुख होगा। इसी प्रकार सिविल मैटर में, सिविल न्यायालय में सिविल जज क्लास 2, सिविल जज क्लास 1 और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश, ऐसे ये सिविल और क्रिमिनल मामले हो गए। इसके बाद जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय है। संवैधानिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? संवैधानिक अधिकारों का जहाँ उल्लंघन होता है किसी नागरिक के किसी अथॉरिटी द्वारा, राज्य सत्ता द्वारा, किसी अधिकारी प्राधिकारी द्वारा, नगर मंडल बोर्ड, ये सब अधिकारी प्राधिकारी हैं, इनके किसी आदेश कार्य से किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधा वो संवैधानिक न्यायालय की शरण अनुच्छेद 226 के तहत ले सकता है। इसके बाद आते हैं लेबर के मैटर। लेबर के मैटर में लेबर कमिश्नर समझौता अधिकारी होता है। प्राथमिक शिकायत कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में उपस्थित होती है तो आप लेबर कमिश्नर के यहाँ शिकायत दे सकते हैं। उस शिकायत पर कार्रवाई करके तत्काल आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेगा, पार्टी को बुलाएगा, समझौता कराएगा, सुनेगा। अगर मामला सेटल नहीं होता तो उस मामले को फिर वो लेबर मिनिस्ट्री को रेफ़र कर देता है, जहाँ से मिनिस्ट्री फिर आपको रेफरेंस कर देती है कि आप लेबर कोर्ट में अपनी बात कह सकते हैं। तो ये लेबर सेंट्रल और स्टेट के मामले में दोनों में यही बात है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो हैं वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपने मामले, सेवा संबंधी मामले दायर कर सकते हैं। सेवा संबंधी मामले बहुत सारे हैं। जो नौकरी करते हैं उनमें पे फिक्सेशन है, रिकवरी है, टर्मिनेशन है, सस्पेंशन है, रिडक्शन ऑफ रैंक है, इरेगुलरिटी और रिवाइज ऑफ पे है। ये सारे मामले, ट्रांसफ़र इत्यादि सब ढेर सारे मामले उत्पन्न होते हैं तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय उत्पन्न होता है। तो सर्वप्रथम हमको ये चाहिए कि हमारा मामला किस नेचर का है, कौन सा न्यायालय हमारे मामले को सुनने के लिए सक्षम है, उस प्रकार से हमको तय करके और संबंधित न्यायालय में काम करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं से हम परामर्श करके और उचित कार्रवाई करके न्याय पा सकते हैं। मैंने देखा है कि अधिवक्ता भी इस विषय में क्लियर नहीं रहते, कभी कभी वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्षेत्राधिकारी। क्योंकि मैंने सुना, जैसा कि मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मेरे पास सबसे पहले एक मामला आया जिसमें हमारे एक मित्र ने एडवाइस किया कि हम लोग हाई कोर्ट से मामला जीते, फिर कैट से जीते और अब वो CGIT में चल रहा है, ऐसा उनने मेरे से बताया। सुनते ही मैं समझ गया कि बात क्या होगी। मैं बहुत ध्यान नहीं दिया, किंतु जब वो मेरे पास फाइल ही लेके आ गए तो मुझे फिर वो सारी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। मैंने उनसे कहा कि देखो मित्र, मैं आपको आपकी फ़ाइल देखे बगैर बता रहा हूँ कि आप ना हाई कोर्ट से जीते ना कैट से जीते। आप हाई कोर्ट आए थे, हाई कोर्ट ने क्षेत्राधिकार के अभाव में आपका मामले को रेफ़र कर दिया था, आप कैट जाओ। कैट जाने को नहीं बोला था, एप्रोप्रिएट फोरम कहा तो आपने कैट में लगा दिया। कैट ने भी कहा कि ये कैट का मामला नहीं है तो आपको CGIT, जबकि CGIT में आपको पहले जाना चाहिए। तो आपने इतने वर्ष ख़राब किए हाई कोर्ट और CGIT में, कैट में, इसके पहले आपको CGIT में चले जाना चाहिए। तो ये आपका मामला है। तो जब मैं उनको फाइल देखे बगैर ये सारी चीज़ बताए तो आश्चर्यचकित रह गए। वो बहुत बड़े वकील का नाम बताए, बोले उनने केस लड़ा था। मैंने कहा ठीक है, वो कोई भी हो, परंतु यही है फाइल, अब मैं देख रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने फाइल देखा, वही उनको पढ़ के समझाया कि यही बात है जो मैंने आपको बताया। और फिर CGIT में मैं जाके उनका मामला अंतिम तर्क के लिए था तो बहस किया। तो ये मूल बात होती है। जहाँ हमारे सर्विस मैटर है और हम किसी सिविल न्यायालय के अधिवक्ता महोदय से संपर्क करते हैं और वहाँ वो डिक्लेरेशन सूट लगा देते हैं, बहुत दिनों बाद तक डिक्लेरेशन सूट चलता है और मजिस्ट्रेट महोदय अलाउ भी कर देते हैं, परंतु फिर आगे वो अपील जाती है और क्षेत्राधिकार के अभाव में पुनः वो केस लौट के वहीं आ जाता है।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और इतना भर नहीं है, क्षेत्राधिकार के बिंदु एक एक बात पे बदल जाते हैं, एक एक शब्द का फ़र्क पड़ा, एक एक फैक्ट का फ़र्क पड़ा, क्षेत्राधिकार बदलता है। मैं उदाहरण के लिए एक बात बता रहा हूँ, एक हमारे मित्र हमारे पास आए, काफ़ी पुरानी बात है, उस समय मैं जूनियर ही था, तो वो उनका सचिव का मैटर था। सचिव में प्रस्ताव पारित हुआ और पंचायत ने उनसे लेस मेरिट वाले कैंडिडेट को रिकमेंड कर दिया कि इनका चयन किया जाए। वो सीधे हाई कोर्ट आए, क्योंकि पक्षकार को बहुत जोश रहता है कि मैं जाके हाई कोर्ट में मामला दायर करूँगा। उनको ये लगता है कि हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, हाई कोर्ट सीधे इनको नोटिस जारी करेगा, बुलाएगा। परंतु चूँकि क्षेत्राधिकार सबके अलग अलग हैं, कौन से मामले कहाँ जाएंगे, वो यहाँ जब आए मेरे संपर्क किए, मैंने उनको समझाया कि मित्र इसमें तो आपको SDM के खिलाफ था वो आदेश, तो मैंने कहा कलेक्टर के यहाँ जाना चाहिए आपको। तो उनको ये लगा कि ये सही समझ नहीं पा रहे, कोई अच्छा वकील होगा तो हम शायद अच्छी एडवाइस दे। तो मैं एक बहुत बड़े वकील साहब का नाम बताया, मैंने कहा वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। वहाँ जब गए तो उनने भी कहा कि आपको कलेक्टर के यहाँ जाना चाहिए। अब उनको ये लग गया था कि हाँ इनने ठीक सलाह दिया है। जब लौट के आए तो बोले यार मैं कलेक्टर के यहाँ तो गया था, पर कलेक्टर ने कह दिया कि ये बहुमत से पंचायत ने किया है, इसलिए उसी का होगा, बहुमत से तो सरकारें बनती हैं, ये होता है। तो ये कलेक्टर ने मौखिक कहा था। तो इस बात को सुन के मुझे लगा कि यार अब तुम्हारा क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट में बन जाएगा, अब तुम बताओ क्या करना है, रिट फाइल करना है? बोले हाँ। मैंने रिट ड्राफ्ट किया और कि यही बिंदु लिखा कि कलेक्टर ने ऐसा कहा है कि रेजुलेशन वाज पास्ड बाय मेजॉरिटी, देयरफॉर रिस्पोंडेंट ये एंटाइटल टू गेट अपॉइंटमेंट। ये ओरल बात मैंने कलेक्टर की लिखी और ये रखा कि मेजॉरिटी सब कुछ नहीं कर सकती, मेजॉरिटी भी प्रस्ताव पारित करने के लिए भी गाइडलाइन है। दैट शुड बी पास्ड अप्लाइंग प्रॉपर माइंड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु इज ऑन मेरिट। ये मैंने ओरल सबमिशन लिखा उसमें, और हाई कोर्ट ने इतना ही सुनते ही नोटिस जारी कर दिया। तो एक मौखिक शब्द कहे हुए शब्द के आधार पर रिट जुडिक्शन बदल गया, कलेक्टर की बजाय सीधा हाई कोर्ट ने कंसीडर किया और फिर वो केस अलाउ हुआ। तो ऐसे क्षेत्राधिकार के इशू जो है बड़े बारीक होते हैं और हमको बड़े बारीकी से, बड़ी समझ के साथ इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए। जो अधिवक्ता महोदय जिस क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, जिस न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, हमको उनके पास जाके परामर्श लेना चाहिए, ताकि उचित फोरम पर हम अपनी व्यथा को कह सकें और न्याय प्राप्त कर सकें, समय से न्याय प्राप्त कर सकें और प्रभावी न्याय प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम एक पुनः महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा ये वीडियो सामान्य लिटिगेंट के अलावा लॉ विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।